कहानी की शुरुआत में एक जर्नलिस्ट को दिखाया जाता है जिसका नाम लॉरा ब्लैकलॉक होता है। वह एक जाने माने न्यूज़पेपर के लिए काम करती है। उसने अपने छोटे से करियर में बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स लिखे हैं जिसकी वजह से उसे लोगों से बहुत तारीफें मिली हैं। एक दिन जब वह अपने ऑफिस के कंप्यूटर को ऑन करती है तो उसे एक रिच फैमिली की तरफ से ईमेल मिलता है जिसमें उसे एक बड़े से यॉट पर इन्वाइट किया गया था जिस पर दुनिया के कई सारे अमीर लोग आने वाले थे और उसे उस यॉट पर उन लोगों के साथ 3-4 दिन बिताने थे और उस फैमिली के लिए एक आर्टिकल लिखना था। लॉरा इस शानदार ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद लॉरा छुट्टी लेने के लिए अपने बॉस के पास जाती है और उसे बताती है कि रिचार्ड नाम के एक बहुत बड़े आदमी ने उसे उसकी पत्नी एन के लिए एक आर्टिकल लिखने के लिए अपने यॉट पर बुलाया है। दरअसल उसकी पत्नी को 4th स्टेज का कैंसर है और उसके पास अब ज्यादा समय नहीं है। वो लोग यॉट से नॉर्वे जा रहे हैं जहाँ पर एक मीटिंग होने वाली है जिसमें एन कुछ अनाउंसमेंट करने वाली है और मिस्टर रिचार्ड चाहते हैं कि मैं इस पूरे घटनाक्रम को कवर करूं। लॉरा की बॉस इस बात से काफी इंप्रेस होती है और उसकी हॉलीडेज को अप्रूव कर देती है। अगले दिन लॉरा यॉट पर पहुंच जाती है। यहाँ पर उसकी मुलाकात डॉक्टर रॉबर्ट से होती है जो कि एन का पर्सनल डॉक्टर होता है। तभी लॉरा की नजर बेन पर पड़ती है जो कि कभी लॉरा का बॉयफ्रेंड हुआ करता था। बेन एक फोटोग्राफर होता है और वह भी इस इवेंट की फोटोग्राफी करने के लिए आया हुआ था। इसके बाद लॉरा को उसका केबिन दिखाया जाता है जिसका क्रमांक 8 होता है। लॉरा अपनी केबिन की बालकनी में आती है जहाँ से दूर दूर तक फैला समंदर नजर आता है। तभी वह देखती है कि केबिन 10 की तरफ से कुछ जली हुई सिगरेट्स के टुकड़े उसकी बालकनी में आ गए थे। वह उन्हें उठाकर डस्टबिन में डाल देती है। इसके कुछ देर बाद इस ट्रिप का स्पॉन्सर रिचार्ड सबके सामने आता है और सभी लोगों को यहाँ आने के लिए थैंक यू बोलता है। वह सभी लोगों को बताता है कि नॉर्वे में जो इवेंट होने वाला है उसमें उसकी पत्नी कुछ ऐसा अनाउंस करने वाली है जिससे बहुत से गरीब लोगों की मदद हो पाएगी। जिन लोगों के पास बीमारी के इलाज के लिए पैसे नहीं है वो अपना इलाज करवा पाएंगे। ये सुनकर के सभी लोग बहुत प्रभावित होते हैं। इसके बाद रिचार्ड कहता है कि आज शाम को एक खास डिनर पार्टी का आयोजन किया गया है और उस वक्त आप मेरी वाइफ एन से भी मिल पाओगे। इतना कहकर वह चला जाता है। धीरे धीरे शाम हो जाती है। लॉरा डिनर पार्टी के लिए एक फैंसी ड्रेस पहनकर तैयार हो जाती है और अपने केबिन से निकलकर डाइनिंग हॉल की तरफ जाने लगती है। तभी उसकी नजर उसके एक्स बॉयफ्रेंड बेन पर पड़ती है जो कि किसी लड़की के साथ इधर ही आ रहा होता है। लॉरा इस सिचुएशन को फेस नहीं करना चाहती थी इसलिए वह पास ही के केबिन 10 में घुस जाती है। उस केबिन में पहले से ही एक लड़की होती है जो कि लॉरा को देखकर चौंक जाती है। लॉरा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह उस लड़की से माफी मांगकर वहाँ से चली जाती है। डिनर पार्टी में पहुंचकर लॉरा रियलाइज करती है कि उसने कुछ ज्यादा ही फैंसी कपड़े पहन लिए थे क्योंकि बाकी सभी लोग कैजुअल आउटफिट में थे। इन अमीर लोगों के बीच लॉरा खुद को छपरी महसूस करने लगती है। बेन इस बात को समझ जाता है और वह उसके आउटफिट की तारीफ करने लगता है लेकिन लॉरा पर इसका कोई असर नहीं होता। तभी सिक्योरिटी टीम की हेड सिगरेट लॉरा के पास आती है और उसे बताती है कि डिनर के बाद एन आपसे लाइब्रेरी में मिलना चाहती है। डिनर खत्म करने के बाद लॉरा एन से मिलने के लिए लाइब्रेरी में चली जाती है। वहाँ एन लॉरा से कहती है कि मैंने तुम्हारे काम को काफी समय से देखा है। जर्नलिज्म में आजकल तुम्हारे जैसे ईमानदार लोग बहुत ही कम बचे हैं। जहाँ बाकी लोग अपनी कंपनी को फायदा पहुँचाने के लिए अपने जमीर को बेच देते हैं वहीं तुम बिना किसी की परवाह किए सच्चाई को सामने लेकर आती हो और मुझे तुम्हारे जैसे ही एक इंसान की तलाश थी जो इस इवेंट को पूरी ईमानदारी से कवर कर सके। यह सब कहते हुए वह जोर जोर से खांसने लगती है। वह लॉरा को बताती है कि उसने अब दवाइयों को लेना बंद कर दिया है। वह कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरी जिंदगी के आखिरी दिन दवाइयों के साथ बीते। मैं अपने बचे हुए दिनों को खुल के जीना चाहती हूँ। वह लॉरा से कहती है कि तुम्हारे पास में ही मेरी एक स्पीच रखी है जो मुझे नॉर्वे पहुंचकर इवेंट में सबके सामने बोलनी है। मैं चाहती हूँ कि तुम उसे एक बार पढ़ लो। लॉरा हिचकिचाते हुए उस स्पीच को उठाती है और बोल बोलकर पढ़ने लगती है। पूरा स्पीच पढ़ने के बाद लॉरा को पता चलता है कि एन अपनी पूरी संपत्ति एक एनजीओ के नाम करने वाली है। जब लॉरा इसके पीछे का कारण पूछती है तो एन बताती है कि हम इस संसार में खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ ही चले जाते हैं। मेरे मरने के बाद ये प्रॉपर्टी मेरे किसी काम की नहीं रहेगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये उन गरीब लोगों के पास चली जाए जो पैसे की कमी की वजह से अपना इलाज नहीं करवा पाते हैं। एन की बातों को सुनकर के लॉरा बहुत इम्प्रेस हो जाती है। इसके बाद लॉरा वहाँ से बाहर आ जाती है। बाहर उसे बेन दिख जाता है। वह लॉरा से कहता है कि उसे अपने किए पर पछतावा है और वह लॉरा के करीब आने की कोशिश करता है लेकिन लॉरा उससे यह कहते हुए दूर हो जाती है कि वह एक ही गलती बार बार नहीं दोहराएगी। बेन अपनी गलती के लिए लॉरा से माफी मांगता है लेकिन लॉरा कुछ नहीं कहती और मुस्कुराते हुए अपने केबिन में चली जाती है। रात में सोते समय लॉरा को बगल वाले केबिन से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। वह उस केबिन के बाहर की बालकनी में आ जाती है और देखती है कि एक औरत पानी में गिर गई है। उसे केबिन 10 के गिलास पर खून के निशान भी दिखते हैं। वह जल्दी से यॉट की सिक्योरिटी टीम को इन्फॉर्म करती है। सिक्योरिटी टीम लॉरा के पास आ जाती है और पानी में गिरने वाली औरत के बारे में पूछताछ करती है। लॉरा उन्हें बताती है कि उसने बस उसे गिरते हुए देखा, वह उसका चेहरा नहीं देख पाई। सिक्योरिटी टीम की हेड सिगरेट कहती है कि अभी हम सभी मेहमानों की लिस्ट चेक कर लेते हैं, अगर कोई सच में गिरा होगा तो पता चल जाएगा। सिक्योरिटी टीम के लोग सभी गेस्ट के रूम्स में जा जाकर उन्हें चेक करते हैं लेकिन सभी मेहमान अपनी जगह पर सुरक्षित होते हैं। उनमें से कोई भी मिसिंग नहीं था लेकिन लॉरा को उनकी बातों पर यकीन नहीं होता। वह उनसे कहती है कि मैंने
मैंने सच में किसी को पानी में गिरते हुए देखा था। शायद वह केबिन 10 से कोई गेस्ट होगा। लेकिन लॉरा की बातों पर किसी को यकीन इसलिए नहीं होता क्योंकि उन्हें पता था कि केबिन 10 में कोई मेहमान ठहरा हुआ नहीं था। वह शुरुआत से ही बिल्कुल खाली था। लॉरा कहती है कि मैंने केबिन 10 में एक लड़की को देखा था। वह सिगरेट पी रही थी और वो सिगरेट के टुकड़े मेरी बालकनी में आ रहे थे। मैंने उन्हें डस्टबिन में डाला था। अगर आप लोग चाहो तो डस्टबिन में जाकर चेक कर सकते हो। जब वो लोग डस्टबिन में चेक करते हैं तो डस्टबिन एकदम खाली होता है। लॉरा को समझ नहीं आता कि आखिर सिगरेट के टुकड़े गायब कैसे हो गए थे। फिर वह उन्हें बाथरूम के गिलास के पास ले जाती है जहाँ पर उसने खून के निशान देखे थे, लेकिन उस गिलास से भी खून के निशान गायब थे। और अब लॉरा समझ जाती है कि कोई तो था जिसने सारे सबूत मिटा दिए थे। वह फैसला करती है कि वह खुद ही इस केस को सुलझाएगी। अगली सुबह वह शिप के सारे क्रू मेंबर्स को बुलवाती है और हर एक से पूछताछ करने लगती है, लेकिन किसी भी क्रू मेंबर ने केबिन 10 में किसी लड़की को नहीं देखा था। वह निराश होकर लौट आती है और एन से इस बारे में बात करने का फैसला करती है। लेकिन जब वह एन के पास जाती है तो एन उससे यह कहते हुए मिलने से मना कर देती है कि उसने अभी अभी दवाइयां ली हैं और दवाइयों के असर से उसे नींद आ रही है, इसलिए वह आराम करना चाहती है। लेकिन लॉरा को इस बात पर हैरानी होती है क्योंकि पिछली मुलाकात में एन ने उससे कहा था कि उसने दवाइयां छोड़ दी हैं। जब लॉरा को एन से भी कोई मदद नहीं मिलती तो वह बेचैन हो जाती है। वह हर हाल में उस लड़की के बारे में जानना चाहती थी, इसलिए वह अपने ईगो को एक तरफ रखकर अपने एक्स बॉयफ्रेंड के केबिन में जाती है और उससे कहती है कि तुम जब से इस यार्ड पर आए हो तब से फोटो ले रहे हो, मैं उन सभी फोटोज को देखना चाहती हूँ। उसका बॉयफ्रेंड उसे समझाता है कि तुम्हें यहाँ पर जिस काम के लिए बुलाया गया है उसे ही करना चाहिए। ये अमीर और पावरफुल लोग हैं, हमें इनके निजी मसलों में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। उस पर बेन की बातों का कोई असर नहीं हुआ और वह उसके लैपटॉप पर उन फोटोज को देखने लगती है जो बेन ने इस यार्ड पर खींची थी। और उसे एक फोटो में केबिन 10 वाली लड़की दिख जाती है, लेकिन वह फोटो यार्ड की नहीं बल्कि कुछ महीने पहले की एक पार्टी की थी। लॉरा उस लैपटॉप को लेकर बाहर आती है और वहाँ सभी लोगों को उस लड़की की फोटो दिखाती है और कहती है कि यही वो केबिन 10 वाली लड़की है जो रात में पानी में गिरी थी। लेकिन उस यार्ड पर किसी भी गेस्ट ने उस लड़की को नहीं देखा था। सबको लगने लगता है कि लॉरा अपना मानसिक संतुलन खो रही है, लेकिन लॉरा हार मानने वालों में से नहीं थी। जब लॉरा अपनी केबिन के बाथरूम में शावर ले रही होती है तभी कोई बाथरूम के गिलास पर स्टॉप लिख देता है। इसका मतलब था कि कोई तो इस यार्ड पर ऐसा था जो चाहता था कि लॉरा अपनी छानबीन बंद कर दे। लॉरा जल्दी से बाहर जाती है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। वह यार्ड के क्रू के पास जाती है और उनसे अपने केबिन के पास का कैमरा फुटेज दिखाने के लिए कहती है, लेकिन उसे बताया जाता है कि उस सेक्शन का कोई भी कैमरा काम नहीं कर रहा है। अब लॉरा को सारा माजरा समझ में आ जाता है कि कोई तो वहाँ पर जरूर था जिसने उस लड़की को समंदर में गिराया था और उसने इस मर्डर के सारे सबूतों को मिटा दिया था। वह वापस अपने बाथरूम की बालकनी में आ जाती है और वहाँ से केबिन 10 की बालकनी में एंटर करती है। ऐसा करते समय वह समंदर में गिरने से बाल बाल बची थी। केबिन 10 की बालकनी से वह उस केबिन के बाथरूम में जाती है और उस लड़की के वहाँ होने के सबूत ढूंढने लगती है। तभी उसे ड्रेन के अंदर से उस लड़की के बाल मिलते हैं जिन्हें वह सबूत के तौर पर अपने पास रख लेती है। इसके बाद वह अपने एक्स बॉयफ्रेंड के पास जाती है और उसे वह सबूत दिखाती है जो उसने केबिन 10 के बाथरूम से कलेक्ट किए थे। अब बेन को भी लॉरा की बातों पर यकीन हो जाता है, लेकिन वह लॉरा से फिर भी यही कहता है कि अभी तुम किसी से कुछ मत कहो, वापस पहुंचकर हम इस बारे में पुलिस को बताएंगे। लेकिन लॉरा बेन की बात कहाँ मानने वाली थी। लॉरा बाहर डेक पर आ जाती है और रेलिंग के पास खड़ी हो जाती है, लेकिन तभी कोई उसे पीछे से धक्का मार देता है जिससे वह नीचे वाले फ्लोर के स्विमिंग पूल में गिर जाती है। उसके पूल में गिरते ही ऊपर से कोई पूल के शटर को बंद कर देता है जिससे लॉरा के ऊपर आने का रास्ता बंद हो जाता है। अब लॉरा का दम घुटने लगता है। तभी एक लड़की नीचे वाले सेक्शन में पूल के साइड के गिलास से उसे देख लेती है जिससे लॉरा की जान बच जाती है। लॉरा सबको बताती है कि किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया था और वह भी वही था जिसने केबिन 10 वाली लड़की को समंदर में फेंका था। लेकिन किसी को भी उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। सबको लगता है कि पैर फिसलने की वजह से वह पूल में गिर गई थी। जब किसी को भी उसकी बातों पर यकीन नहीं होता तो वह उनको उस बालों वाले सबूत के बारे में बताती है जो उसने अपने जैकेट में छुपा कर रखे हुए थे। लेकिन जब वह अपनी जैकेट को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि किसी ने उस सैंपल को जैकेट से निकाल लिया था। अब दिखाने के लिए कोई सबूत न होने की वजह से उसे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। लॉरा को बेन पर शक जाता है कि वह किलर से मिला हुआ है क्योंकि उस सबूत के बारे में केवल उसी को पता था। इसलिए लॉरा बेन के पास जाती है और उसे किलर से मिले होने के लिए धिक्कारती है, लेकिन बेन उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह किसी से नहीं मिला हुआ है, वह तो बस उसकी मदद करना चाहता है। लेकिन लॉरा को अब बेन पर भरोसा नहीं था। लॉरा अपने केबिन में आ जाती है। तभी उसे केबिन के बाहर कोई आवाज सुनाई देती है। जब वह डोर होल से झांकती है तो वह देखती है कि कोई केबिन 10 से निकला है। लॉरा उसका पीछा करती है। वह उसका पीछा करते हुए शिप के नीचे वाले हिस्से में आ जाती है। तभी वह इंसान अचानक से लॉरा के सामने आ जाता है। वह कोई और नहीं बल्कि वही फोटो वाली लड़की होती है जिसे लॉरा ने केबिन 10 के बाथरूम में देखा था। लॉरा उससे पूछती है कि तुम कौन हो, लेकिन वह लड़की लॉरा से कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ वरना वो लोग तुम्हें मार देंगे। तभी वह लड़की विग हटाती है। विग के हटते ही जो चेहरा लॉरा के सामने आता है उसे देखकर वह चौंक जाती है क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि रिचार्ड की वाइफ एन होती है। अब इससे पहले कि लॉरा उससे सवाल जवाब करती, वह लड़की लॉरा को धक्का मारती है जिससे लॉरा के सिर में चोट लग जाती है और वह
बेहोश होकर गिर जाती है। इसके बाद वह लड़की लॉरा को वहीं लॉक करके वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब लॉरा को होश आता है तो वह यहाँ से निकलने का खूब प्रयास करती है, लेकिन वह वहाँ से नहीं निकल पाती क्योंकि दरवाजा बाहर से लॉक होता है। कुछ देर बाद लॉरा के दिमाग में चीजें क्लियर होने लगती हैं। उसे समझ में आ जाता है कि वह एन जैसी दिखने वाली लड़की एन नहीं है, बल्कि एन की डुप्लीकेट है, क्योंकि असली एन अपनी पूरी प्रॉपर्टी को एक चैरिटी के लिए नाम करना चाहती थी और रिचार्ड शायद ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए शायद उसने असली एन को समंदर में फेंकवा दिया और इस डुप्लीकेट एन से उस प्रॉपर्टी वाली विल को चेंज करवाना चाहता है, जिससे पूरी प्रॉपर्टी रिचार्ड के पास चली जाएगी। कुछ देर बाद डुप्लीकेट एन फिर से वहां आकर चैम्बर का दरवाजा खोलती है। लॉरा उससे पूछती है कि तुम कौन हो, तुम्हारी वजह से एन ने अपनी जान गंवा दी। वह लड़की कहती है कि मुझे नहीं पता था कि ये सब होगा। उसने मुझे सोशल साइट से ढूंढा था और उसने मुझे यहाँ 2 दिन के लिए बुलाया था, लेकिन मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह मेरा इस यॉट पर इस तरीके से इस्तेमाल करेगा और मेरा यहाँ होना एन की मौत की वजह बनेगा। मुझे तो बस एन बनकर कुछ डॉक्यूमेंट पर साइन करने के लिए कहा गया था। लॉरा उससे पूछती है कि एन समंदर में कैसे गिरी थी। वह लड़की बताती है कि उस रात में केबिन 10 में थी। रिचार्ड मेरे पास इवेंट में बोले जाने वाले स्पीच में बदलाव के बारे में बताने के लिए आया हुआ था, लेकिन तभी वहाँ पर एन आ जाती है और वह पूरा मामला समझ जाती है। वह रिचार्ड से इस बारे में सवाल करती है, लेकिन रिचार्ड उसे धक्का देकर गिरा देता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। इसके बाद वह केबिन 10 की बालकनी से एन को समंदर में फेंक देता है। मैं कुछ नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। लॉरा उससे उसका नाम पूछती है। वह अपना नाम कैरी बताती है। लॉरा उससे कहती है कि ध्यान से सुनो कैरी, अगर तुमने विल पर साइन कर दिया तो वह तुम्हें भी मार डालेगा, क्योंकि तुमने उसको मर्डर करते हुए देख लिया था। कैरी उसकी बात का जवाब नहीं देती और दरवाजे को बंद करके वहाँ से चली जाती है। वहीं जब बेन को काफी देर तक लॉरा नहीं दिखती तो वह उसे ढूंढते हुए उसके केबिन के पास आ जाता है। तभी लॉरा के केबिन से एन का डॉक्टर बाहर आता है। वह बेन को देखकर कहता है कि लॉरा को अभी दवाई दी गई है, वह आराम कर रही है, पूल में गिरने से उसे सदमा लगा है, तुम उससे बाद में मिल लेना। रिचार्ड उस डॉक्टर को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि एन के मर्डर का मामला बढ़ रहा है और ये मर्डर वाली बात कैरी जानती है। जैसे ही वह विल पर साइन कर दे तुम उसे पॉइजन देकर मार देना, हम सबको बता देंगे कि बीमारी की वजह से उसकी डेथ हो गई। यह सुनकर डॉक्टर घबरा जाता है। वह कहता है कि मैंने तुम्हारे कहने पर एन को दवाई की हाई डोजेस दी थी ताकि वह जल्दी मर जाए, लेकिन यह तो एक सीधा सीधा मर्डर होगा, मैं यह नहीं कर सकता। इस पर रिचार्ड कहता है कि एन को ओवरडोज देने के सबूत मेरे पास हैं, इसलिए जैसा मैं कहता हूँ तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। इन बातों को कैरी चुपके से सुन लेती है। वह तुरंत लॉरा के पास जाती है और उसे रिचार्ड के षड्यंत्र के बारे में बताती है। लॉरा उससे कहती है कि तुम्हें पुलिस को खबर करनी चाहिए। इस पर कैरी कहती है कि अगर मैंने ऐसा किया तो पुलिस एन के मर्डर केस में मुझे भी गिरफ्तार कर लेगी। लॉरा उससे कहती है कि जब तक तुम विल पर साइन नहीं करोगी तब तक रिचार्ड तुम्हें कुछ नहीं करेगा, तुम बस ये दरवाजा खुला छोड़ जाना, मैं वहाँ आके तुम्हें बचा लूंगी। एन लॉरा की बात मानकर वहाँ से चली जाती है और अब इनका वो 3 दिन का सफर खत्म हो जाता है और ये लोग उस जगह पर आ पहुँचते हैं जहाँ वो इवेंट होने वाला होता है, जिसमें एन अपनी वसीयत पढ़ने वाली थी। सभी लोग एक एक करके योट से नीचे उतरकर बोट में बैठने लगते हैं। लॉरा का एक्स भी बोट में बैठ जाता है, लेकिन जब लॉरा वहाँ नहीं आती तो उसे लॉरा की फिक्र होने लगती है और वह बोट से उतरकर वापस से योट में आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ लॉरा उस अंडरग्राउंड चैम्बर से बाहर आ जाती है और एन की लाइब्रेरी में जाकर उस वसीयत पत्र को ले लेती है जिसे एन उस इवेंट में पढ़ने वाली थी। इसके बाद लॉरा पुलिस को कांटेक्ट करने के लिए शिप के कॉकपिट में आती है, लेकिन तभी वहाँ पर एन का डॉक्टर आ जाता है जिसके हाथ में इंजेक्शन होता है। लॉरा समझ जाती है कि उसकी जान खतरे में है, इसलिए वह वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी सामने से एक क्रू मेंबर आ जाता है जो कि रिचार्ड के साथ ही मिला होता है। वो दोनों मिलकर के लॉरा को पकड़ लेते हैं और उसकी बॉडी पर सिरेंज को इंजेक्ट करने वाले होते हैं कि तभी बेन वहाँ आ जाता है और डॉक्टर को पकड़कर लॉरा से दूर खींचता है और इसी खींचातानी में वो इंजेक्शन बेन को लग जाता है, जिससे बेन बेहोश होने लगता है। लॉरा आकर बेन को संभालती है, लेकिन बेन उससे कहता है कि तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, मैं इन लोगों को संभाल लूंगा। लॉरा जल्दी से वहाँ से भागकर शिप से नीचे समंदर में कूद जाती है और वहाँ से तैरते हुए किनारे पर आ जाती है। वहीं वो डॉक्टर रिचार्ड के पास जाता है और उसे बताता है कि वो इंजेक्शन गलती से बेन को लग गया और वह मारा गया और लॉरा शिप से नीचे पानी में कूद गई, लेकिन उस जगह पानी बहुत गहरा और ठंडा है तो वह भी अब तक मर चुकी होगी। रिचार्ड कहता है तुमने बहुत बढ़िया काम किया, बस एक बार कैरी विल पर साइन कर दे, उसके बाद उसे भी मार देना। वहीं दूसरी तरफ हमें एन के भेस में कैरी को दिखाया जाता है जो कि अपनी वकील और कंपनी के बोर्ड मेंबर्स के सामने बैठी हुई थी। वहीं रिचार्ड भी बैठा होता है। ये सभी लोग हैरान होते हैं क्योंकि एन ने इवेंट से पहले अपनी विल को बदल लिया था और इस नई विल के अनुसार वह अपनी प्रॉपर्टी चैरिटी को नहीं बल्कि अपने हस्बैंड रिचार्ड के नाम करने वाली थी। एन साइन करने में हिचकिचा रही थी क्योंकि वह अच्छे से जान गई थी कि साइन करने के बाद उसको भी असली एन की तरह मार दिया जाएगा। एन की हेजिटेशन को देखकर रिचार्ड उससे कहता है कि अगर तुम्हें ठीक महसूस नहीं हो रहा है तो मैं डॉक्टर से दवाई देने के लिए बोल देता हूँ। डॉक्टर का नाम सुनते ही एन और ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि रिचार्ड उसे इनडायरेक्टली मारने की धमकी दे रहा था और मजबूरी में एन को विल पर साइन करने
करना पड़ता है। अब बस उसे उस विल को इवेंट में सबके सामने पढ़कर सुनाना था। वहीं लॉरा भी उस इवेंट वाली जगह पर पहुंच जाती है। वहां उसे सिक्योरिटी टीम की हेड मिलती है जो उसे अंदर जाने से रोक देती है क्योंकि ऐसा रिचार्ड का आदेश था। लॉरा उसे समझाती है कि जो एन अंदर स्पीच पढ़ने वाली है वो कोई एन नहीं है बल्कि उसकी डुप्लीकेट है। रिचार्ड ने विल को बदल दिया है और सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाना चाहता है। लॉरा उसे सबूत के तौर पर एन का असली वाला विल पेपर दिखाती है जो उसने एन की लाइब्रेरी से लिया था। ये देखकर सिक्योरिटी हेड उसे अंदर जाने देती है। वहाँ स्टेज पर रिचार्ड स्पीच दे रहा होता है। तभी बीच में लॉरा दखल दे देती है और कहती है कि एन की तरफ से मैं विल को पढ़ूंगी। रिचार्ड उसे रोकना चाहता है लेकिन एन कहती है कि उसे मेरी तरफ से विल को पढ़ने दिया जाए। इसके बाद लॉरा सबके सामने एन की ओरिजिनल विल को पढ़कर सुनाती है जिससे वहाँ उपस्थित सभी लोगों को पता चल जाता है कि एन अपनी सारी प्रॉपर्टी गरीब लोगों के इलाज के लिए चैरिटी को दान करना चाहती थी। रिचार्ड एक बार फिर से लॉरा को रोकने की कोशिश करता है लेकिन एन उसे बीच में ही टोक देती है और कहती है कि लॉरा को बोलने दिया जाए। इससे रिचार्ड को गुस्सा आ जाता है और वह भावावेश में आकर सबको बता देता है कि ये कोई एन नहीं है बल्कि उसके भेष में कोई और है। और इसी के साथ रिचार्ड को एहसास हो जाता है कि उसकी पोल खुल चुकी है, इसलिए वह कैरी की गर्दन पर चाकू रख देता है और उसे ढाल बनाकर यहाँ से भागने लगता है। वह कैरी को लेकर किनारे पर खड़ी बोट के पास पहुंच जाता है और बोट में बैठने ही वाला होता है कि तभी वह सिक्योरिटी ऑफिसर उस पर गोली चला देती है जो कि रिचार्ड के शोल्डर में आकर लगती है। वह ऑफिसर उस पर एक और फायर करना चाहती है लेकिन उसे क्लियर शॉट नहीं मिलता। तभी लॉरा वहां पहुंच जाती है और एक रॉड से रिचार्ड पर हमला करती है जिससे रिचार्ड जमीन पर गिर जाता है और लॉरा अपने किए वादे के मुताबिक कैरी को बचा लेती है। इसके बाद हमें इसके कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें लॉरा उस आर्टिकल को सबके सामने पब्लिश कर देती है जिससे सभी लोगों को एन की अच्छाई के बारे में पता चलता है कि किस प्रकार से उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी को गरीब लोगों के लिए चैरिटी को दान कर दिया था। वहीं कैरी भी अपने घर पहुंच चुकी थी। वह वीडियो कॉल करके लॉरा को बताती है कि उसकी बेटी उसके पहुंचने का इंतजार कर रही थी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरी जान बचा ली। वहीं जो लोग रिचार्ड के साथ मिले हुए थे उनको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उन पर एन और लॉरा के एक्स बॉयफ्रेंड बेन की मौत का चार्जेस लगाती है। और इस प्रकार से लॉरा ने अपना काम बहुत ही ईमानदारी से किया। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।